पति की चिता की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरी सास ने मेरी रंगीन साड़ियां अलमारी से निकालकर फर्श पर फेंक दी। मैं अभी भी सदमे में थी। मेरे हाथों में मेरे पति आरव की तस्वीर थी और आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। जब अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था, हमें अफसोस है, बस दो शब्द, और मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। मेरी उम्र केवल 28 साल थी। शादी को 5 साल हुए थे। आरव और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। हमने साथ मिलकर सपने देखे थे, नया घर खरीदा था, भविष्य की योजनाएं बनाई थी। लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने सब कुछ छीन लिया। अंतिम संस्कार के अगले दिन सुबह मेरी सास विमला देवी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में सफेद साड़ी थी। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इसे पहन लो, अब यही तुम्हारी पहचान है। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। उन्होंने मेरी अलमारी खोली और मेरी पसंदीदा नीली गुलाबी हरी साड़ियां निकाल निकाल कर अलग रखनी शुरू कर दी। इनकी अब तुम्हें जरूरत नहीं। मैं बस उन्हें देखती रह गई। उसी घर में जहां मैं 5 साल से बहू बनकर रह रही थी, अचानक मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे मैं कोई बोझ बन गई हूँ। कुछ घंटों बाद रिश्तेदार आने लगे। घर में शोक का माहौल था, लेकिन मेरे लिए शौक से ज्यादा अपमान इंतजार कर रहा था। जब सब लोग हॉल में बैठे थे, मुझे एक कोने में चारपाई पर बैठा दिया गया। सास ने साफ कह दिया, अब ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। विधवा औरतों को मर्यादा में रहना चाहिए। उनके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मेरे ससुर चुप थे। देवर नीरज ने एक दो बार कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सास के सामने उनकी भी नहीं चली। अगले कई दिन मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थे। घर में कोई भी फैसला हो, मुझसे पूछना बंद कर दिया गया। खाने की मेज पर मेरी जगह अलग कर दी गई। रिश्तेदार आते तो मुझे देखकर धीमी आवाज में बातें करते। कुछ औरतें सहानुभूति दिखाती, कुछ मुझे अशुभ नजरों से देखती। मैं हर रात अपने कमरे में बैठकर आरत की तस्वीर से बातें करती। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि वही लोग जो कल तक मुझे बेटी कहते थे, आज मुझे घर के कोने में बैठाने लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब एक रात मैंने अपनी सास और बड़ी ननद रेखा की बातचीत सुन ली। मैं पानी लेने नीचे जा ही रही थी कि उनकी आवाजें मेरे कानों में पड़ी। 13वीं के बाद इसे मायके भेज देंगे, रेखा कह रही थी। इतना बड़ा घर और इतनी संपत्ति किसी बाहरी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। मेरा दिल धड़कना भूल गया। बाहरी? 5 साल इस घर में रहने के बाद भी मैं बाहरी थी। सास ने धीमी आवाज में कहा, मैंने वकील से बात कर ली है। 13वीं के बाद सब आसान हो जाएगा। मैं वही सीढ़ियों पर जम गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह किस वकील की बात कर रही थी और क्या आसान होने वाला था। अगले दिन मैंने अपने पति के पुराने कागज देखने चाहे, लेकिन अलमारी का लॉकर बंद था। चाबी गायब थी। जब मैंने पूछा तो सास ने झुंझलाकर कहा, अब इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर मेरे मन में शक और गहरा हो गया। दिन बीतते गए। घर में 13वीं की तैयारी शुरू हो गई। रिश्तेदारों को फोन किए जा रहे थे, पंडित बुलाए जा रहे थे। हर कोई व्यस्त था, लेकिन मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं बस उस कोने में बैठी रहती जहां मुझे बैठाया गया था। कई बार मुझे लगता कि मैं उठकर सब छोड़ दूं, लेकिन फिर आरब की याद मुझे रोक देती। यह वही घर था जिसे हमने मिलकर सजाया था। 13वीं वाले दिन सुबह से ही घर में भीड़ लगनी शुरू हो गई। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब आने लगे। मैं सफेद साड़ी में उसी कोने में बैठी थी। लोग मुझे देखकर सहानुभूति जताते और आगे बढ़ जाते। मेरी सास पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे किसी बड़े आयोजन की तैयारी कर रही हो। दोपहर तक सारी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर किसी कार के रुकने की आवाज आई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल दरवाजे की घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार। मेरे देवर ने जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही उसने सामने खड़ी महिला को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घर के अंदर बैठे लोग उत्सुकता से उधर देखने लगे। महिला लगभग 50 साल की थी। उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वह सीधे अंदर चली आई। मेरी सास ने उसे देखते ही जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनके हाथ से पूजा की थाली लगभग गिर गई। तुम?
उनके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। महिला ने बिना मुस्कुराए उनकी तरफ देखा और कहा, हाँ मैं। और आज मैं वह सच बताने आई हूँ जिसे तुम 25 साल से छुपाकर बैठी हो। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार अपनी जगह से खड़े होने लगे। मेरी सास का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने पहली बार उन्हें इतना डरा हुआ देखा था। महिला धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। फिर उसने अपने हाथ की पुरानी फाइल मेरी गोद में रख दी और बोली, बेटी, यह तुम्हारे पति आरव ने मुझे अपनी मौत से सिर्फ 3 महीने पहले दिया था। उसने कहा था कि अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो यह फाइल सिर्फ तुम्हें दी जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फाइल की तरफ देखा। ऊपर आरव की लिखावट थी। वही लिखावट जिसे मैं हजारों बार पहचान चुकी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात वह थी जो उस महिला ने अगली सांस में कही, तुम्हारे पति को पता चल गया था कि इस घर में जो कहानी सबको बताई जाती है वह पूरी सच्चाई नहीं है, और इस फाइल में उसी सच्चाई का सबूत है। और यह सुनते ही मेरी सास की चीख पूरे घर में गूंज उठी, चुप रहो, एक शब्द और नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13वीं वाले दिन पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मेरी सास विमला देवी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में वह डर साफ दिखाई दे रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह बार बार उस महिला को घूर रही थी, जैसे उसकी मौजूदगी ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो। लेकिन अब सबकी नजरें उस फाइल पर थी जो मेरी गोद में रखी थी। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले पन्ने पर आरव की लिखावट थी। जैसे ही मैंने वह शब्द पढ़े, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सच जानने की हकदार हो। मेरे हाथ और ज्यादा कांपने लगे। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। आरव ने लिखा था कि पिछले कुछ महीनों से उसे अपने परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली थी जिन पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसने लिखा था कि उसके पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी जैसा हमेशा बताया गया, बल्कि उसके पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे बरसों से दबाया गया था। पूरे कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मेरी सास चीख पड़ी, बस करो, वह सब झूठ है। लेकिन वह महिला आगे बढ़ी और बोली, झूठ नहीं बिमला, सच। और आज सबको पता चलेगा। उसने फाइल से कुछ पुराने कागज निकाले। उसमें पुराने बैंक रिकॉर्ड नहीं थे, कोई वसीयत नहीं थी, बल्कि पुलिस की एक पुरानी रिपोर्ट, कुछ तस्वीरें और कई हस्तलिखित बयान थे। महिला ने सबके सामने बताया कि वह आरव के पिता की पुरानी मित्र थी। 25 साल पहले जब आरव के पिता अपने पुश्तैनी घर को बेचने से मना कर रहे थे, तब परिवार के भीतर इतना बड़ा विवाद हुआ था कि रिश्ते टूट गए थे। उसी दौरान एक रात उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मामला दबा दिया गया, गवाह चुप हो गए और सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। लेकिन मरने से पहले आरव के पिता ने कुछ दस्तावेज इसी महिला के पास सुरक्षित रख दिए थे। आरव को यह बात कुछ महीने पहले ही पता चली थी। उसने पूरी जांच शुरू की और उसे एहसास हो गया था कि उसकी माँ बरसों से उससे आधी सच्चाई छिपा रही थी। यह सुनकर पूरे परिवार के चेहरे बदल गए। मेरी ननद रेखा भी स्तब्ध थी। शायद उसे भी यह सब नहीं पता था। तभी महिला ने एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में युवा विमला देवी थी और उनके साथ एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। महिला ने कहा, यह वही आदमी है जिसके लिए तुम्हारी सास ने अपने पति से झगड़ा किया था। पूरा हॉल खामोश हो गया। विमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। इतने सालों में पहली बार उनका आत्मविश्वास टूटता दिखाई दे रहा था। तभी मैंने फाइल का आखिरी हिस्सा खोला। वहां अरब का एक और पत्र था। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी को घर से निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा अधिकार उसी का है। उसने इस परिवार के लिए हमेशा ईमानदारी से सब किया है। अगर माँ कभी उसे अपमानित करे तो समझ लेना कि वह अपने डर से ऐसा कर रही हैं। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरे घर के सामने पहली बार किसी ने मेरे लिए इतनी मजबूती से खड़ा होने की कोशिश की थी, और वह इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। तभी महिला ने मेरी तरफ देखकर कहा, आरफ जानता था कि उसके बाद सबसे ज्यादा अन्याय तुम्हारे साथ होगा, इसलिए उसने यह सब तुम्हारे लिए छोड़ा। रिश्तेदार अब विमला देवी की तरफ सवालों भरी नजरों से देख रहे थे। कई लोग आपस में बातें करने लगे। मेरी सास ने अचानक दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आवाज टूट रही थी। हाँ,
मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपने डर और अपने स्वार्थ में बहुत कुछ छिपाया, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली। वह रोने लगी। वर्षों का बोझ जैसे उनके कंधों से उतर रहा था। पहली बार मुझे उनमें वह कठोर सास नहीं, बल्कि एक डरी हुई औरत दिखाई दी, जो अपने पुराने फैसलों के बोझ तले दब गई थी। तभी मेरे ससुर के पुराने दोस्त, जो 13वीं में आए थे, आगे बढ़े और बोले, सच चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, इस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। फिर एक एक करके कई रिश्तेदार मेरे पास आए। वही लोग जो पिछले 13 दिनों से मुझे कोने में बैठा देखकर चुप थे, अब मेरे सामने सिर झुकाए खड़े थे। मेरी ननद रेखा रोते हुए मेरे पैरों के पास बैठ गई। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उसे उठाया। मेरे अंदर अब गुस्सा नहीं था। शायद मैं इतने दिनों से रो रो कर थक चुकी थी। तभी विमला देवी धीरे धीरे मेरे पास आई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मैंने अपने बेटे को खोया है, लेकिन तुझे खोकर मैं पूरी तरह अकेली हो जाऊंगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूरे घर की नजरें हम दोनों पर थी। कुछ पल तक मैं उन्हें देखती रही। फिर मैंने धीरे से कहा, माँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी आरब को खोया है। यह सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। 13 दिनों से जमा हुआ सारा दर्द बाहर निकल आया। उस दिन पहली बार मुझे कोने से उठाकर घर के बीचों बीच बैठाया गया। पहली बार किसी ने मुझे अशुभ नहीं कहा। पहली बार किसी ने मेरी सफेद साड़ी नहीं देखी, बल्कि मेरा दर्द देखा। और इस दिन मुझे एहसास हुआ कि दरवाजे पर आई वह रहस्यमयी महिला सिर्फ एक सच लेकर नहीं आई थी, वह मेरे लिए सम्मान वापस लेकर आई थी। वह सम्मान जो पति की मौत के साथ मुझसे छीन लिया गया था। और जब शाम को सभी रिश्तेदार वापस लौट रहे थे, तब मैं उसी घर के आंगन में खड़ी थी, जहाँ 13 दिन पहले मुझे कोने में बैठा दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज मैं अकेली नहीं थी। पूरे परिवार की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन मेरा सिर पहली बार ऊंचा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।